हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका वेलकम है। चलिए आज हम लोग 71 तक पढ़ लिए। आज हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न है 2,7,6,15 तथा x का माध्य 10 है, तो x का वैल्यू निकाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 2, 7, 6, 5 तथा x का माध्य 10 है। आपको माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है 10। माध्य कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। एक तरफ माध्य का मान और एक तरफ माध्य का सूत्र। एक तरफ माध्य का मान रखेंगे, एक तरफ माध्य का। माध्य 10 दिया हुआ है और माध्य का सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग। सभी प्रेक्षणों का योग बटे यस प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की क्या कुल संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग, जितना भी प्रेक्षण है सबको जोड़ देंगे। 2 + 7 + 6 + 15 + x बटे प्रेक्षणों की संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5। 5 से भाग दे दिए इज इक्वल टू कितना हो गया 10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जोड़िए 15 2 17 7 24 6 30। 30 प्लस कितना हो गया x। 5 उधर गुना होगा 10 से, कितना होगा 50। तो x बराबर हो जाएगा 50 - 30। तो x का वैल्यू कितना आएगा 20। कौन सा ऑप्शन राइट है बी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2, 7, 5, 4, 7, 5, 4, 5, 7, 6 तथा 7 का बहुलक। देखिए बहुलक किसको कहते हैं, जिस प्रेक्षणों की बारंबारता सर्वाधिक होती है। जिस प्रेक्षणों की बारंबारता या आवृत्ति सर्वाधिक होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक तो तरीका है कि तुम आरोही या अवरोही क्रम में इसको लिख दो, छोटा से बड़ा आरोही क्रम में लिखो। देखिए सबसे पहले कौन, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। आपको सबसे अधिक बार कौन दिख रहा है, सबसे अधिक बार कौन दिख रहा है 1, 2, 3, 4 बार 7 दिख रहा है ना। 5 कितना बार दिख रहा है 1, 2, 3 बार दिख रहा है। 4 तो 2 बार है। तो सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक बार कौन आया, एक ही आंसर होगा 5 होगा या 7 होगा। तो सबसे अधिक बार सबसे ज्यादा बार कौन प्रेक्षण आया 7 है। सिर्फ 7 पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना। आपको करना क्या है, आपको आरोही क्रम में पहले लिख देना है, तब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आरोही क्रम मतलब छोटा से क्या बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है इसमें 4 है, 4 है ना, है के गो 4 है 2 गो 4 है, 4 लिख दिए। उसके बाद कौन है के गो 5 है 3 गो 5 है। उसके बाद कौन है के गो 6 है 1 गो, के गो 7 है। तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है 7 आया है, इसलिए है ना बहुलक 7 हो गया। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 4n + 7 है तो n का वैल्यू निकालिए। 4n बटे 7 है तो n का क्या निकालें, n का वैल्यू निकालिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य दिया हुआ है। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n + 1/2 होता है, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या हो गया 4n बटे कितना हो गया 7। n क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या n + 1 है ना। n + 1/2 बराबर क्या हो गया 4/7। इसको है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, गुना कीजिए। हाँ 7n + 7 इज इक्वल टू 8 हो गया, है ना। तो 7n इज इक्वल टू 8 - 7। n का वैल्यू हो गया 1/7। देखिए सब कुछ सही है। यहाँ पर ना थोड़ा सा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछ रहा है ना। तो n प्राकृतिक संख्याओं के लिए n × n + 1/2 होता है, समझ रहे हैं ना। परंतु माध्य अगर पूछेगा तो यहाँ पर हम 2n से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 2n से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। बस यहाँ 2n देना था, ये n तो कट ही गया। यहाँ पर फिर 7 × n 7, 7 एकम 7, 4 दूनी 8n। यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए 7n ना हो गया। अब ये 7n उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 बराबर 8n - 7n, घटेगा तो कितना होगा
n का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75। 7, 11, 5, 10, 6, 9, 8 की माध्यिका क्या है? देखिए माध्यिका जब भी पूछेगा निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में सजाएंगे? आरोही। आरोही मतलब छोटा से बड़ा। सबसे छोटा टेबल मिला 5 है रे, उसके बाद क्या होगा 6, उसके बाद क्या होगा 7, उसके बाद क्या होगा 8, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा 10, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, पूछना। आरोही क्रम में सजा दिए। अब यहाँ पर गिनिए कौन कितना संख्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। n का मान क्या हो गया 7। सम है कि विषम है? विषम संख्या है। कौन संख्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या रहे ना, तो विषम संख्या रहे तब माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों n+1/2वां प्रेक्षण, यही ना? यस, n का मान हो गया 7, 7 + 1/2वां प्रेक्षण। तो कितना हो जाएगा 7 1 8, 8/2वां प्रेक्षण। कट गया, कितना हो गया 4वां प्रेक्षण। तो 4वां प्रेक्षण गिनिए तो आरोही क्रम में 1 2 3 4। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ जी? सी। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी। अगर देखिए सम संख्या रहे ना, तो सम संख्या अगर रहे तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देख लीजिए, सम संख्या रहे तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सम संख्या रहे तो ये वाला फॉर्मूला। अगर n का मान अगर सम संख्या आता, n का मान क्या आता प्यारे बच्चों? सम संख्या आता, तब हम माध्यिका का जो फॉर्मूला लगाते हैं क्या लगता? तब माध्यिका का फॉर्मूला होता n/2वां प्रेक्षण, n/2वां प्रेक्षण प्लस n/2 + 1वां प्रेक्षण, है ना? अब बटे में होता क्या 2, बटे में क्या होता 2 होता। कोई दिक्कत? इस फॉर्मूला से हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चीत आने की क्या प्रायिकता होगी? देखिए 3 सिक्कों को अगर हम एक साथ उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी बनेगी 8। कुल संभावना कितनी बनेगी 8 बनेगी। समझे कि नहीं समझे? देखिए 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए 3 सिक्कों को अगर हम एक साथ उछालते हैं प्यारे बच्चों, तब देखिए क्या क्या आ सकता है। एक सिक्के में हेड आएगा, दूसरे में हेड आएगा, तीसरे में भी हेड आएगा। एक पहले सिक्के में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल, तीसरे में भी टेल आ सकता है। पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल आ सकता है। पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल आ सकता है। पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड आ सकता है। पहले 2 सिक्के में हेड आ सकता है, तीसरे में टेल आ सकता है। हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है। ये कितना संभावना बन गया? 3 3 6 2 8। तो याद रखिएगा 3 सिक्के को जब एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभावना कितना बनता है 8 बनता है। कुल संभावना कितना बन गया 8 बन गया, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें, है ना। मतलब कम से कम एक बार टेल आ रहा है, कम से कम एक बार क्या आ रहा है टेल आ रहा है। तो कम से कम एक बार, अधिक से अधिक कितना आ सकता है, लेकिन कम से कम एक बार टेल आ रहा है। तो कितने में देखिए, इसमें टेल आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, तो इतने होगा। इसमें आ रहा है ना, ये आएगा। इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है टेल, इसमें भी टेल आ रहा है, इसमें भी टेल आ रहा है, इसमें भी टेल आ रहा है। तो घटित घटना कितना हो गया, घटित घटना 7 ना हो गया जी। घटित घटना कितना हो गया 7। तो कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए, घटित घटना बटे कुल संभावित घटना। घटित घटना बटे कुल संभावित घटना। तो कितना घटा भाई 7। संभावना कितनी थी घटने की 8। तो 7 बटे क्या हुआ 8। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ बी। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को कितना बार फेंका जाता है
तो 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासा में क्या क्या रहता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो कुल संभावना 6 हो गई। अब 8 से छोटी, तो 8 से छोटी एक पासा को एक बार फेंका जाता है। 8 से छोटी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? 8 से छोटी, तो ये सब तो 8 से छोटी होने की प्रायिकता है, हो ही गया। पहले तो पासा में तो 8 होता नहीं है, पासा में 8 होता है, लेकिन 8 से छोटा तो होता है ना, तो 6 तक होता है ना। तो क्या हो जाएगा? 6 बटे 6, घटित घटना 6 हो गया, क्योंकि 6 तक आएगा। और कुल संभावना भी कितना है? 6 है, तो 6 क्या हो गया? कैंसिल। कितना हो गया? 1 हो गया। कोई दिक्कत? देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए कोई भी घटना है, उस घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होगा, 0 से बड़ा और बराबर होगा, और 1 से क्या होगा? छोटा और बराबर होगा। कोई दिक्कत? किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, समझे ना? 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा 1 से छोटा और बराबर होगा, समझे ना? 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछ रहा है किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जैसे कि 0.6 है, इसका मतलब 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 7/5 का मतलब 5 भाग देगा 7 को, दशमलव देंगे 0, 12 7/5 है ना, तो 7/5 है, तो किससे कटेगा? 7/5 है तो एक बार में कट जाएगा, 7 में 5 जाएगा 2। हम ऐसे कटा रहे थे, डायरेक्ट कटा रहे थे, है ना? और बताइए, 14 पंचे 70 हम कटा रहे थे, ठीक है ना? कट गया ना? 4 पंचे कितना हो गया? 20, है ना? 1 दशमलव कितना हो गया? 4। देखिए 1 से ज़्यादा हो गया, 1 से क्या हो गया? अब 5/7 है, तो 7 भागा 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? दशमलव। 7 × 49, 0 दशमलव कितना आया? 7 आया। इसका मतलब 1 से कम। ये 20% है। 20% को क्या समझ रहे हो तुम लोग? 1 से ज़्यादा समझ रहे हो क्या? गलती भी मत करना। 20% प्रतिशत मतलब बटे 100, 1 0 1 0 क्या हो गया? कैंसिल। तो 0 0 2। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन नंबर सी हुआ भाई। किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 0 से बड़ा 1 से छोटा, हाँ 0 से छोटा नहीं हो सकता है, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हो क्या सकता है? 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, और 1 से छोटा हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। घटित घटना की प्रायिकता 1/9 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 1/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इज इक्वल टू व्हाट? इसका मतलब E डैश जो है घटित नहीं घटना की प्रायिकता है। समझे कि नहीं समझे? और आपको हम अभी तुरंत बताएं, घटित घटना की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश मतलब घटित नहीं होने वाली घटना की प्रायिकता का कुल योग कितना होता है? 1 होता है। तो घटित घटना की प्रायिकता हो गया 1/9। घटित नहीं घटना की प्रायिकता हो गया E/P डैश इज इक्वल टू 1। अब हमको P डैश निकालना है, तो क्या हो जाएगा बताओ रे? 1 - 1/9। एलसीएम लेने तो आता ही होगा, ले लीजिए। 1 और 9 का एलसीएम 9, 9 घटाओ 1 कितना हो गया? 8/9। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? बी राइट हुआ। कोई दिक्कत? चलिए, एक थैलों में 9 लाल, 10 हरा और 7 सफेद गेंदे हैं। 9 गो लाल है, 10 गो हरा है, 7 सफेद गेंद है। मतलब कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? कुल गेंदों की संख्या यानी कुल संभावना कितना हो गया? 10 7 17 9 26, 26 हो गया कुल संभावना। अब कह रहा है कि एक गेंद को यादृच्छ निकाला जाता है, तो इसमें ना लाल ना सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करे। तो लाल नहीं होगा, सफेद नहीं होगा, तो क्या प्राप्त हो रहा है? हरा प्राप्त हो रहा है। तो घटित घटना कितना हो गया? 10, और कुल संभावना कितना हो गया? 26। 10 बटे कितना हो गया? काटा काटी कर दीजिए। 5 दूनी 13 दूनी 5 बटे ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत?
क्वेश्चन है 3√2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। और शीर्षलंब में क्या बोलेंगे? √3/4 गुना भुजा, √3/4 गुना भुजा। चलिए, तो √3 का √3 हो गया, 4 का 4 हो गया। भुजा की लंबाई कितना दी गई है? 3√2, उस पर क्या हो गया? स्क्वायर। √3 का √3 मल्टीप्लाई 3 तिया स्क्वायर रूट कैंसिल, बटे कितना हो गया? 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 9√3/2। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई दिक्कत ना हो रहा है तुम लोग को? दिक्कत होगा तो बोलेगा ना। किसको? चलिए अगला प्रश्न क्या है? D1 तथा D2 विकर्णों वाले समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। देखिए, समचतुर्भुज किसको कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो? समान हो। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में समान हो, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का परिमाप, इसका मतलब सब भुजा की लंबाई को जोड़ दीजिएगा तो समचतुर्भुज का परिमाप निकल जाएगा। लेकिन इसमें विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है, ये विकर्ण है और ये भी विकर्ण है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और याद रखिएगा, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? लंब समद्विभाजित करते हैं, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है ना? अगर समद्विबाहु समचतुर्भुज का, तो समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है विकर्ण रहने पर, उसका फॉर्मूला होता है 2 × √D1² प्लस D2²। चलिए अगला प्रश्न है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको? व्यास पूछ रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है और क्षेत्रफल दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो एक तरफ 154 लिख दिए। 4 का 4 पाई का मान 22/7, त्रिज्या निकल जाएगा। हाँ या ना? यस। कटाइए। 4 तिया 12, यहाँ कितना बचा? 3 पर 4 34, तो कटेगा तो नहीं है। 2 से कटाइए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 2 दूनी कितना हो गया? 4। अब फिर कटाइए। 77 कट जाएगा ना। 11 दूनी 22, 11 सते 77, और कट रहा है। चलिए अब ये भाग 7 इधर जा क्या हो जाएगा? गुना 7। ये गुना 2 इधर जाके भाग 2, गुना 2 इधर जाके भाग 2, स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? 2 को 7 से 1 को 7 निकला, 2 को 2 से 1 को 2 निकला, r निकल गया 7/2। इसीलिए हम d निकालेंगे, तो d बराबर होता है 2 × r। तो 2 का 2 हो गया, r का मान है 7/2, कैंसिल होकर कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ए राइट हुआ। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल दिया रहे तो आप व्यास निकाल सकते हैं। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², है ना? क्षेत्रफल के जगह पर आप 154 लिखिए, क्योंकि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्षेत्रफल। और यहाँ पर 4 का 4, पाई का मान 22/7 हो गया, त्रिज्या मेरा r² हो गया। ठीक है ना? अब यहाँ पर 154 पहले 2 से कटा, 77 दूनी 154, 2 दूनी 4 हो गया। कोई दिक्कत? बोलिए ना। फिर 77 को 11 से कटाएँ, 11 सते 77, 11 दूनी 22। ठीक है ना? अब उसके बाद ये 7 है,
और ये भाग 7 इधर जाके गुना 7 हो गया, ये दोनों गुना 2 इधर जाके भाग 2 हो गया, स्क्वायर इधर जाके रूट हो गया, 2 को 7 से 1 को 7 निकला, 2 को 2 से 1 को 2 निकला। आर का मान निकल गया 7/2। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है, 2 का 2 लिखे, त्रिज्या का मान 7/2 हो गया, 2 2 कैंसिल और व्यास निकल गया 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो गया राइट। अगला प्रश्न है r/4 त्रिज्या और 4l तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r इंटू एल प्लस आर, पाई r इंटू एल प्लस आर, यह शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। चलिए तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए तो त्रिज्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है कितना, r/4 त्रिज्या दिया हुआ है, और तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 4l, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है प्यारे बच्चों, 4l दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4l, तो पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, r के जगह पर क्या लिखिएगा r/4 लिखिएगा, l के जगह पर 4l लिखिए, r के जगह पर r/ क्या लिखेगा 4। इसको जो 4 है वो 4 पूरे से गुना हो गया है, पाई r का पाई r, क्योंकि पाई r अकेला है ना, देखिए यहाँ पाई r क्या है अकेला, इसका फ़ायदा उठाएंगे हम लोग, 4 से गुना कर देंगे, 4l/4 इसमें भी गुना होगा और r/16 इसमें भी गुना होगा, तो 4 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो पाई r इंटू क्या हो जाएगा l प्लस r/ क्या हो गया 16। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन ज्ञात करें। तो घन का आयतन क्या होता है बताइए? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, ठीक है ना। आपको दिया हुआ क्या है? क्षेत्रफल दिया हुआ है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन में कितना पृष्ठ होता है? 6 पृष्ठ होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 गुना a स्क्वायर मतलब 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 486, a स्क्वायर बराबर हो गया 486/6, कटेगा ये कटा दीजिए, 8 48 6 कम 6, 81 पर रूट कितना निकल गया 9, a निकल गया, तो भुजा क्यूब आयतन निकल जाएगा, हाँ या ना? यस। तो हम क्या करेंगे आयतन निकालेंगे, आयतन बराबर क्या हो गया 9 पर क्यूब, 9 नमा 81, 81 नमा 729। ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी राइट है। कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए, घन का क्षेत्रफल दिया था 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमको इसका आयतन निकालना है। इसका क्या निकालना है? आयतन। आयतन कैसे निकाले समझ लीजिए। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 भुजा है तो 6 स्क्वायर लिख दिए इज इक्वल टू 486 हो गया, गुना 6 इधर जाके भाग 6 हो गया, 6 से 486 81 बार में कट गया, स्क्वायर जाके रूट हो गया, 9 निकल गया। आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब 9 पर क्यूब 729 हो गया सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। समान ऊंचाई के 2 बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए समान ऊंचाई है, ऊंचाई दोनों का समान है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब पहला बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 5:3 है या 5/3 है। तो पहला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों? 5/3 है, ठीक है ना। तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से हम भुजा निकालेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है ना। और इसका भी तो यहाँ पर त्रिज्या अलग अलग है, ऊंचाई समान है, तो त्रिज्या की जगह r1 लिख दिए, ऊंचाई की जगह h ही रहने दिए। 2πr2 h की जगह h ही हो गया, 5 कितना हो गया 3, h कैंसिल हो गया, 2π कैंसिल हो गया, तो इनका त्रिज्या का अनुपात निकल गया r1/r2 निकल गया 5/3। तो पहले बेलन की त्रिज्या 5, दूसरे बेलन की त्रिज्या
3, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन होता है पाई स्क्वायर एच, क्या होता है पाई स्क्वायर एच होता है। तो पाई R1 स्क्वायर एच बटे पाई R2 स्क्वायर एच। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो पाई पाई कैंसिल हो गया, एच एच क्या हो गया कैंसिल हो गया। त्रिज्या निकाले हैं 5, तो 5 पर स्क्वायर कितना हो गया 25। त्रिज्या निकाले हैं 3, 3 पर स्क्वायर कितना हो गया 9। 25 अनुपात कितना हो गया। फिर से समझ लीजिए, समान ऊंचाई के दो बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है ना। तो देखिए, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5/3 हो गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई और आर का मतलब पहले बेलन की त्रिज्या R1, ऊंचाई तो मेरा h ही रहेगा। दूसरे बेलन की त्रिज्या R2, लेकिन ऊंचाई h रहेगा, क्योंकि ऊंचाई समान है। ऊंचाई कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, 5/3 हो गया। मतलब पहले बेलन की त्रिज्या 5 हो गया, दूसरे बेलन की त्रिज्या कितना हो गया 3। R1 का 5 हो गया, R2 का मान कितना हो गया 3। अब हमको बेलन के आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आयतन का मतलब होता है पाई स्क्वायर एच होता है। तो पहले बेलन का आयतन हो गया पाई R1 स्क्वायर एच, दूसरे बेलन का आयतन हो गया पाई R2 स्क्वायर एच। पाई पाई कैंसिल, एच एच कैंसिल, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। तो त्रिज्या कितना है भाई, पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है 5, तो 5 पर स्क्वायर कर दिए 25 हो गया। दूसरे बेलन की त्रिज्या कितनी है 3, 3 पर स्क्वायर कर दिए कितना हो गया 9। 25/9 ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, यदि बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, बेलन और शंकु क्या व्यास और ऊंचाई दोनों समान है, तो आयतन ज्ञात करें। बेलन और शंकु का ऊंचाई, बेलन और शंकु के व्यास की ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का क्या ज्ञात करें, अनुपात। देखिए, बेलन का आयतन होता है क्या, तो बेलन का आयतन होता है पाई स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है ना। देखिए, अब यहाँ पर सवाल गजबे कह रहा है, ऊंचाइयों समान है और व्यास, जब व्यास समान है, त्रिज्या नहीं व्यास समान है, त्रिज्या नहीं समान है व्यास समान है। देख लीजिए, तो व्यास समान है तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या। तो किसका हम त्रिज्या निकाल रहे हैं, चाहे बेलन का निकालो चाहे शंकु का निकालो, तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता ही है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो अगर हम इससे त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास बटे क्या निकलेगा 2 निकलेगा, डी बटे कितना निकलेगा 2 निकलेगा। इससे भी निकालेंगे तो डी बटे कितना निकलेगा 2 निकलेगा। मतलब ऐसा है ना कि पाई आर स्क्वायर एच हर हाल में कटना है, कोई दिक्कत, चाहे व्यास समान हो या त्रिज्या समान हो, कटिए जाएगा। 3 ऊपर जाएगा, 3/1 होगा, तो 3 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। कोई दिक्कत। देखिए, अगर त्रिज्या समान हो तो व्यास समान होता है, व्यास समान हो तो त्रिज्या समान होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, व्यास समान हो तो त्रिज्या समान होगा, त्रिज्या समान है तो व्यास समान होगा। आयतनों का अनुपात पूछ रहा था, तो बेलन का आयतन लिख दिए हम ऊपर पाई स्क्वायर एच, शंकु का आयतन लिख दिए नीचे 1/3 पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच कट गया, 1/3 है, 3 ऊपर गया, 3 ऊपर चला गया, 3/1, 3:1 आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ी या त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर R1 त्रिज्या वाली 27 नई समान गेंदें बनाई जाती है, तो R अनुपात R1 का मान ज्ञात करें। देखिए कैसे बनेगा ये सवाल। बड़ी आर त्रिज्या वाले गोलाकार गेंद को पिघलाकर R1 त्रिज्या वाले 27 नई समान गेंदें बनाई जाती है। देखिए, बड़ी आर त्रिज्या वाला गोलाकार गेंद है, तो बड़ी आर त्रिज्या वाला गोलाकार गेंद है, तो यहाँ लिखेंगे बड़ी आर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर R1 त्रिज्या वाले 27 नई समान गेंदें बनाई जाती है। जब भी ऐसा होगा कि जब एक ठोस आकृति को पिघला करके दूसरे नए ठोस आकृति में बदला जाता है, तो उसका आयतन बराबर होता है। उन दोनों का आयतन क्या होता है, तो बड़ी आर त्रिज्या वाले गोलाकार गेंद को पिघलाकर R1 त्रिज्या वाला 27 को छोटा छोटा गेंद बनाया जाता है। मतलब बड़ी आर त्रिज्या वाला गोलाकार गेंद का जो आयतन होगा, इसका जो क्या होगा आयतन होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा 27 गुना, समझ रहे ना, R1 त्रिज्या वाले नए गेंद के आयतन के बराबर होगा। नए गेंद के आयतन के क्या होगा बराबर होगा। तो R त्रिज्या वाला गोलाकार गेंद का गोला का आयतन होता है 4/3 पाई R³ 27 का 27, R1 त्रिज्या के लिए क्या होगा 4/3 पाई R1 पर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, हाँ या ना। चलिए R का R
क्यूब उधर जाएगा प्यारे बच्चों, क्यूब उधर जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्यूब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, है ना। क्यूब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। 27 का 27, R1 का R1, क्यूब का क्यूब, चलिए यहाँ क्यूब रूट हो गया ना। अब 27 का क्यूब रूट निकालेंगे, 3 3 होतिया 27 का रूट 3 और ये पावर 3 और ये रूट 3 कट जाएगा ना, पावर 3 और ये क्यूब रूट कट जाएगा, हाँ या ना। तो इसका निकलेगा कौन सी, R1। तो R बराबर हो गया 3R1। अब गुना इधर जाके भाग हो जाएगा, तो R के नीचे हो जाएगा R1 और 3 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 1 ना हो गया। R अनुपात R1 का निकल गया अनुपात 3 अनुपात A। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हुआ। R अनुपात R1 निकल गया 3 अनुपात 1। कह रहा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 289 अनुपात 121 है, तो उनके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात निकालना है। तो सिंपल करते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। आप पढ़े हैं कि भाई उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भुजा बटे भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है मेरा 289 और कितना दिया है 181, तो इधर जाके रूट हो जाएगा 121 ना, यस। तो भुजा बटे क्या हो गया, भुजा ना। तो 289 का रूट कितना निकलेगा 17, 121 का कितना निकलेगा 11, तो 17 बटे 11 मतलब 17 अनुपात 11, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि दो त्रिभुज समरूप है, ए बी सी डी एफ के समरूप है। कोण बी का मान 47 डिग्री है, कोण एफ का मान 53 डिग्री है, तो डी का मान निकालिए। देखिए आप देखिए यहाँ पर ए बी सी है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और दोनों त्रिभुज समरूप है। मतलब समझो कि भाई ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं हम डी एफ। इसमें देखिए कोण बी 47 डिग्री, ये कोण 47 डिग्री है, कोण एफ 53 डिग्री, ये कोण 53 डिग्री है, तो डी निकालना है। देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजा और संगत कोण बराबर होता है, तो दोनों कोणों बराबर हुआ। अब जब दोनों कोण भी बराबर हो गया तो मान लीजिए एफ अगर कितना डिग्री है 53 डिग्री है, तो सी भी 53 डिग्री होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो दो कोणों का योग, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों कोण को जोड़ करके 180 में घटा दीजिए, मतलब 47 और 53 को जोड़िए और 180 में घटाइए, आंसर हो जाएगा। तो 53 और 47 कितना होगा 100, और 180 में 100 घटाइएगा तो कितना डिग्री होगा 80 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी है, ए डी बटे डी बी का मान है 1.5/3, ए ई का मान है 1 सेंटीमीटर, तो ई सी का मान निकालिए। किसका वैल्यू निकालना है, ई सी का मान निकालना है। देखिए एक त्रिभुज ए बी सी है, तो सबसे पहले बच्चों हम त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं हम ए बी सी। क्या लिख दिए हम, ए बी सी। इस त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी है, तो डी समांतर क्या हो गया बी सी, डी समांतर क्या हो गया बी सी। इसमें ए डी का मान है 1.5, ए डी का मान क्या लिख दिए 1.5, डी बी का मान है कितना 3, डी बी का मान क्या लिख दिए 3, ए ई का मान कितना है 1, ए ई का मान कितना है 1, ई सी का मान क्या करना है निकालना है। तो आप थेल्स पर में पढ़े हैं, थेल्स पर में कहता है कि जब भुजा समांतर हो ना तो उसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। भुजा समांतर हो तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी क्या होगा बराबर होगा। ए डी का मान कितना है देखो तो 1.5 और डी बी का मान देखो कितना है 3, ए ई का मान कितना है 1, ई सी का मान क्या करना है निकालना है। 10 मल्ला गुणा कितना हुआ 0, 15 दूनी कितना हो गया 30, 1/2 बराबर 1 बटे क्या हो गया ई सी, कोना कोनी क्या करेंगे गुना, ई सी बराबर कितना हो गया 2 एकम 2, तो ई सी का मान कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कह रहा त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 12 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, तो कोण ए का वैल्यू निकालिए। एक त्रिभुज है प्यारे बच्चों जिसका नाम है त्रिभुज का ए बी सी, ए बी सी। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, अच्छे से पढ़ाई ध्यान दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना सेंटीमीटर है बी सी कितना है बच्चों 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 12, ए सी कितना है प्यारे बच्चों 6√3 सेंटीमीटर है। तो कोण ए क्या होगा देखिए 6√3 सेंटीमीटर है, तो कोण ए का वैल्यू क्या होगा, कोण ए का क्या होगा वैल्यू, ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है पढ़ने पर ध्यान दीजिए, समझे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है
लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि नहीं होता है? आप क्या कीजिए, सब का AC का स्क्वायर कीजिए। पहले आप AC का स्क्वायर कीजिए तो 6√3 का स्क्वायर निकलेगा। 6×4 = 36, 36 दिया 108 डिग्री निकलेगा, ठीक है ना। फिर BC का स्क्वायर कीजिए, कितना निकलेगा 144। AB का स्क्वायर कीजिए, कितना निकलेगा 36, हुआ ना। अब देखिए कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, है ना। तो 108 और 36 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 108 और 36 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। इसका सीधा मतलब हो गया कि जब एक भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तब जो पहली भुजा होती है अर्थात बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण 90 डिग्री होता है, अर्थात कोण A कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में AD BAC का समद्विभाजक है। त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का समद्विभाजक है। AB का मान 8 सेंटीमीटर है, BD का मान 6 सेंटीमीटर है, DC का मान 3 सेंटीमीटर है, तो AC का मान क्या होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना दिए हम, है ना। AD BAC का समद्विभाजक है, ABC। तो देखिए AD यहाँ से यहाँ तक लंब डाल दिए, AD हो गया, AD हो गया। देखिए तो AD जो है कोण BAC का समद्विभाजक है, कोण BAC। अच्छा AD जो है कोण BAC का समद्विभाजक है, मतलब A कोण को क्या कर रहा है ना, प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो AD देखिए BAC का समद्विभाजक है, मतलब ई ठो कोण कितना डिग्री हो गया, बराबर हो गया। AB कितना है 8 सेंटीमीटर है, A से B कितना सेंटीमीटर हो गया पहले बच्चों 8 सेंटीमीटर है। BD कितना है 6 सेंटीमीटर, BD का मान कितना है 6 सेंटीमीटर है। DC का मान कितना है D और C का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है AC, आपसे ये ठो भुजा पूछ रहा है ना, ये ठो भुजा पूछ रहा है। कितना आसान है, कैसे निकलेगा बताइए। देखिए बच्चों ये सवाल कैसे बनेगा। एक प्रमेय है कोण समद्विभाजक प्रमेय, क्या है कोण समद्विभाजक प्रमेय। कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। कोण समद्विभाजक प्रमेय कहता है कि एक त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, एक त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। ये कौन समद्विभाजक प्रमेय है। जैसे कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये क्या है एक त्रिभुज का नाम है ABC, और हमने क्या बताया कि ये जो AD है वो कोण A का समद्विभाजक है। AD जो है कोण A का क्या है समद्विभाजक है। AD जो है कोण A का क्या है समद्विभाजक, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है बराबर है, समान है ना। जब ये वाली सिचुएशन हो, जब कोण का समद्विभाजक दिया हुआ हो, तब क्या होता है विपरीत भुजा के अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब AB का अनुपात AC से बराबर हो जाएगा, AB का अनुपात AC से बराबर हो जाएगा, और BD का अनुपात किससे बराबर हो जाएगा CD से बराबर हो जाएगा। BD का अनुपात किससे बराबर हो जाएगा CD से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही केस है, त्रिभुज ABC में AD, देखिए त्रिभुज ABC में AD, त्रिभुज ABC में जो AD है वो क्या है बताइए, है ना। त्रिभुज ABC में AD जो है कोण BAC का समद्विभाजक है। BAC का क्या है समद्विभाजक। AB का मान 8 सेंटीमीटर है, AB का मान कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। BD का मान है 6 सेंटीमीटर, BD का मान क्या है 6 सेंटीमीटर। DC का मान है 3 सेंटीमीटर, DC का मान क्या है 3 सेंटीमीटर। तो AC पूछ रहा है तो AB का अनुपात AC से हो गया, AB का अनुपात AC से हो गया। AB का मान 8 बटे AC हो गया। BD का मान कितना है 6 बटे क्या हो गया 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया। कोना कोनी गुना करेंगे तो AC का मान कितना सेंटीमीटर निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर C राइट है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यदि दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में
कोण ए बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण एफ है। ये दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी और दूसरे त्रिभुज का नाम है डी ई एफ। त्रिभुज डी ई एफ। एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी और दूसरे त्रिभुज का क्या नाम है डी ई एफ, है ना। उसमें क्या कर रहा है कि कोण ए मेरा ई के बराबर है, कोण ए जो है मेरा किसके बराबर है ई के बराबर, कोण बी जो है मेरा किसके बराबर है एफ के बराबर है। समझ रहे ना। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण से बराबर हो तो दोनों त्रिभुज डबल ए समरूपता प्रतिबंध से समरूप हो जाती है। मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ से, है ना। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है फिर बच्चों संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ए बी के संगत ए बी है ना, बी सी के संगत डी एफ है। ये बी सी है, यहाँ डी एफ हो गया है, और ए बी के संगत ई एफ होना चाहिए, यहाँ पर लिख दिया है डी लिख दिया है, ठीक है ना। इसलिए ये तो ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी खींची गई है। ये मान लीजिए ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। बाएं बिंदु से दो ठो स्पर्श रेखा, क्योंकि देखिए दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो बाएं बिंदु से ही खींचा जाएगा, समझे ना, अंदर से थोड़ा खींचा जाएगा। बाएं बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ओ केंद्र वाला वृत्त है ना, समझ रहे हैं ना। पी ए तथा पी बी, पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखा खींची गई। स्पर्श रेखा ऐसी रेखाखंड को कहते हैं जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है या टच करती है। इसमें देखिए कोण ए पी बी 100 डिग्री है ना। ए पी बी ये कोण कितना डिग्री है 100 डिग्री है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कोण ओ ए बी का मान, ओ ए बी ये वाला कौन पूछ रहा है ना। देखिए ये वाला कौन पूछ रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहली बात, ये तो आपका त्रिभुज बन गया। अच्छा एक चीज और आप कर सकते हो, ये आपका जो है इसको अगर आप मिला देते हो तो ये एक चतुर्भुज बन गया। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। देखिए ये 90 डिग्री इधर बनेगा, 90 डिग्री क्या बनेगा इधर बनेगा। ठीक है कि यदि कोण ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी इस प्रकार खींची गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ केंद्र वाला एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। बाह्य बिंदु क्या है पी है, पी से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचे, फिर पी से वृत्त पर दूसरी स्पर्श रेखा खींचे। इसका नाम पी ए हो गया, इसका नाम पी बी हो गया, ठीक है। ए पी बी 100 डिग्री, ए पी बी कितना डिग्री है 100 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कोण, इसका नाम ओ है, तो ओ ए बी ये वाला कोण का लंबाई पूछ रहा है, ठीक, कोण का माप पूछ रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हम मिला दिए, इसको क्या कर दिया मिला दिया, तो एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज का नाम हो गया क्या ओ ए पी बी, है ना, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो आप चतुर्भुज ओ ए पी बी में काम करेंगे, चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। त्रिज्या वृत्त पर लंब होती है, इसलिए ये कोण कितना डिग्री हो गया 90, ये कोण कितना हो गया 90, 90 90 180, और 180 में 100 को जोड़ेंगे कितना होगा 280। तो 360 में 280 घटाइएगा कितना होगा 80 डिग्री निकल जाएगा, हाँ या ना। मतलब ये जो कोण 80 है ना निकलेगा जी, यस। ये कोण कितना डिग्री है, ये कोण कितना डिग्री है, ये कोण 80 डिग्री निकला ना। चलिए तो 80 डिग्री निकल गया, इस कोण का वैल्यू कितना निकल गया 80 डिग्री वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका एक त्रिभुज है ओ ए बी, एक त्रिभुज है ना। इसमें जो इस कोण का वैल्यू और इस कोण का वैल्यू वो दोनों समान है। ये दोनों कोण का वैल्यू क्या है आपस में, तो इसको हम अगर x मानेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा x। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। तो इस कोण का वैल्यू हो गया 80 डिग्री, ठीक है। इस कोण का वैल्यू x, इस कोण का वैल्यू x, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 2x बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर क्या निकल गया 180 माइनस 80 डिग्री। अब 180 में 80 घटाएंगे तो कितना होगा 180 में 80 घटाएंगे कितना होगा 100। तो 100 बटे कितना निकल गया 2, काट के कितना हो गया 50 डिग्री आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, ठीक है।
अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास तथा AB बराबर AC है ना, तो कोण ACB ज्ञात करें। बहुत अच्छा फिगर बना हुआ आपकी बुक, आपके क्वेश्चन में, है ना, कि भाई एक वृत्त दिया हुआ है BOC, ठीक है, वृत्त का व्यास AB बराबर AC, वृत्त का व्यास तथा AB बराबर AC है। वृत्त का व्यास BOC वृत्त का व्यास है, ठीक है, BOC वृत्त का क्या है, व्यास है, ठीक है, और AB तथा AC दोनों बराबर है, AB और AC बराबर है, AB और AC क्या है, बराबर है, ठीक है ना। और आप जानते हैं ये आपका व्यास है, क्या है ये, तो हमसे पूछ रहा है कौन ACB ज्ञात कीजिए, ACB, इस कोण का वैल्यू ज्ञात करें, इस कोण का वैल्यू ज्ञात करें ना। आपको पता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, कौन त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस कोण का लंबाई और इस कोण का लंबाई दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों कोण का माप आपस में समान होगा। और ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये देख रहे हैं ना BAC, अच्छा, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए सबसे पहली बात, ये तो आपका एक अर्धवृत्त बना, इसको देखिए ये अर्धवृत्त बना ना, और यहाँ पर क्या है, त्रिभुज है ना, तो ये जो आपका त्रिभुज है इसमें दो भुजा बराबर भी है ना, दो भुजा क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और अर्धवृत्त में व्यास के जो सामने वाला कोण बनता है त्रिभुज पर वो 90 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना। अच्छा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इन दोनों भुजा समान है, तो ये कोण आपस में क्या होगा, समान होगा। अगर हम इसको x माने तो इसको भी क्या मानेंगे, x मानेंगे, x कितना हो गया 2x, तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री, 180 डिग्री, तो 2x प्लस 90 बराबर 180। तो अगर हम 2x का वैल्यू निकाले तो 180 माइनस कितना हो गया 90, तो x बराबर हो गया कितना 90/2, काट के कितना हो गया 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ए। देखिए प्रश्न क्या है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, यहाँ केंद्र हो गया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना है, ठीक है, वृत्त पर परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है दो स्पर्श रेखाएं। चलिए तो यहाँ पर एक है ना स्पर्श रेखा बन गया, ये कोण कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया, समझे कि नहीं समझे। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए। यहाँ ये भी आपकी त्रिज्या कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर हो गया, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना, हमको इस स्पर्श रेखा की क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करना, बड़ा आसानी से निकल जाएगा। आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, तो ये कोण कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया, नहीं हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो भुजा की जो लंबाई होगी, ये आपका कोण कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये समद्विभाजित हो जाता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर परस्पर 60 डिग्री कोण पर बनाती हुई दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखिए तो ये कितना, ये हो गया आपका, ये आपका ये जो रेखाखंड है इस कोण को प्रतिच्छेदित करती है, तो ये आपका ऊपर क्या हो गया 30 हो गया, 30 के सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब, है ना, और ये वाली भुजा क्या होगी, क्योंकि ये 90 है ना, 90 के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, हमको निकालना स्पर्श रेखा ना, अच्छा, अर्थात ये वाली भुजा क्या हो गई, ये वाली भुजा क्या हो गई आधार, आधार हो गई ना, तो लंब और आधार से क्या बनेगा 10 बनेगा ना, लंब और आधार से क्या बनेगा 10, तो हम लगाएंगे 10 30 डिग्री, क्या लगाएंगे 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है P/B, और 10 30 का वैल्यू होता है √3। P कौन हो गया, ये वाली भुजा P हो गया जिसको निकालना है, इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं क्या AB दे दिए है ना, इसका नाम O दे दिए, AB हो गया। और आधार कौन गया पहले बच्चों, प्रश्न है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या बन गया एक वृत्त, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ये भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, और स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा जो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 60 डिग्री कोण पर क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अगर आपस में मिला दे तो ये जो 60 डिग्री है ना,
ये समद्विभाजित हो जाती है, अर्थात ऊपर 30 डिग्री हो जाता है, नीचे कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब हमको इसका नाम देते हैं ओ, इसका नाम ए, इसका नाम क्या दे दिए, यहाँ ध्यान दो। अब ए बी हमको निकालना है, ए बी क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। ठीक है ना, तो ये 30 डिग्री जो आधा है, 30 के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, समझ रहे हैं ना। और ये कोण त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, इसलिए ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, जो बच गई क्या होगी, आधार, आधार होगी ना। तो टेन, क्योंकि देखिए आधार निकालना है, लंब दिया है, तो लंब और आधार से टेने बनेगा, और न्यून कोण हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का फॉर्मूला होगा लंब बटे आधार, ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए ओ। ठीक है ना, तो 30 का वैल्यू होता है √3, ए बी क्या है मेरा, ए बी तो निकालना है, ए ओ कितना है, ए ओ 5 है ना, कोना कोनी गुना करेंगे तो ए बी का मान हो जाएगा 5√3। कौन सा आंसर हो गया भाई, 5√3, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक वृत्त के एक ही खंड के 2 कोण होते हैं, तो इसका आंसर होगा बराबर। इसका क्या आंसर क्या होगा, बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं जरा समझ लीजिए। वृत्त के एक ही जीवा द्वारा एक ही खंड में बनाए गए सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर कोई वृत्त है, उसकी जीवा है, जीवा द्वारा बनाया गया जितना भी खंड होगा सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझे कि नहीं समझे, ये जीवा है, ये त्रिज्या है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे प्रश्न कह रहा है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर 7 सेंटीमीटर, तो आर एस 4 सेंटीमीटर, पी एस की लंबाई क्या होगी, देख लीजिए। जब एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनता है ना, और वो किसी वृत्त को स्पर्श करता है, तो उसकी सम्मुख भुजा का योग बराबर होता है। उसकी सम्मुख भुजा का योग क्या होता है, एक परिगत एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस है। सबसे पहले तो एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है, इसका नाम दे देते हैं। इसके चारों ओर एक चतुर्भुज है, वृत्त के चारों ओर जो चतुर्भुज बनता है, उस चतुर्भुज को हम परिगत चतुर्भुज कहते हैं। कौन चतुर्भुज कहते हैं, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, इसका नाम एस। तो सम्मुख भुजा का इन दोनों का भुजा का योग, इन दोनों का भुजा का योग बराबर होगा। मतलब पी क्यू प्लस, ये गलत हो गया, पी क्यू प्लस, पी क्यू के सामने आर एस है ना, पी क्यू प्लस आर एस, और पी एस के सामने कौन है, क्यू आर है ना, पी एस प्लस क्यू आर, सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो पी क्यू के साथ आर एस जोड़िए, तो पी क्यू का मान कितना है जी, 6 सेंटीमीटर है, और आर एस का मान कितना है,